चलिए। जी जी। एक व्यक्ति है जिसका नारियल का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? और वो मुंबई से निकलता है नारियल खरीद करके, और उसका जो स्टेशन है वो है दिल्ली तक उसको जाना है। मुंबई से कहाँ? 2 बोरी नारियल लेकर निकलता है वो। हर बोरी में 100 नारियल रहते हैं। ठीक है, कितनी बोरियां लेता है वो? 2 बोरियां लेता है। हर बोरी में कितने नारियल? अब ट्रेन से निकलता है वो मुंबई से कहाँ के लिए? और मुंबई से दिल्ली के बीच रास्ते में 100 स्टेशन हैं। बीच में मान लो कितने स्टेशन है? अब खुद का तो उसने टिकट खरीदा है, लेकिन लगेज भी लगता है, सामान का किराया भी लगता है कि नहीं लगता है? तो हर स्टेशन पे उसको किराया देना होता है प्रति बोरी के हिसाब से, एक एक नारियल। प्रति बोरी का कितना? एक एक नारियल उसको देना होता है। 2 बोरी लेके निकलता है। तो आपको बताना है कि जब मुंबई से दिल्ली पहुंच जाएगा तो उसके पास कितने नारियल बचेंगे? 1 बोरी नारियल बचेंगे? एक भी नहीं बचेंगे? कितने बचेंगे? एक भी नहीं? पीछे वाले आंसर दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? 2 बोरी नारियल लेकर निकलता है। हर बोरी में कितने नारियल हैं? 100 नारियल हैं। मुंबई से दिल्ली के लिए निकलता है। रास्ते में 100 स्टेशन है। हर स्टेशन में उसको प्रति बोरी एक एक नारियल देना होता है किराए के रूप में। तो जब वो दिल्ली पहुंच जाएगा तो उसके पास कितने नारियल बचेंगे? एक भी नहीं बचेंगे? तो आप यही सोचकर बोल रहे हैं कि एक भी नहीं बचेंगे कि सर हर बोरी में 100 नारियल है, प्रति बोरी के हिसाब से उसको एक एक नारियल देना है, 100 स्टेशन है, तो 200 नारियल उसके खत्म हो जाएंगे पूरे। 100 गुणित 2 यानी 200 नारियल खत्म हो जाएंगे। तो दिल्ली पहुंचने पर उसके पास एक भी नारियल। ऐसे ही सोच रहे हैं ना आप? देखिए, ये सही उत्तर नहीं है। ठीक है, यही सही उत्तर। उसके पास बचेंगे 50 नारियल। आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, 50 नारियल कैसे बचेंगे? तो सुनिए ध्यान से। जब वो मुंबई से यात्रा करना शुरू करेगा, जैसे जैसे उसके पास स्टेशन आते जाएगा, वो एक एक नारियल यानी कि 2-2 नारियल, टोटल 2 नारियल दे रहा है वो शुरुआत में ना। हर बोरी के हिसाब से एक एक नारियल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जब 50 स्टेशन बीत चुके होंगे, कितने स्टेशन? तो उसके कितने नारियल खत्म हो चुके होंगे? 100 नारियल खत्म हो चुका है, मतलब एक बोरी खत्म हो गया। बात समझ में? एक बोरी नारियल। अब आगे की यात्रा के लिए उसको 2 बोरी का किराया क्यों देना पड़ेगा? एक बोरी नारियल तो उसका खत्म हो गया है ना। बात समझ आ रही? जब तक उसके पास 2 बोरियां थी तब तक वो दे रहा था। तो 50 स्टेशन बीत जाने के बाद एक बोरी नारियल खत्म। तो अब उसके पास कितना बचा है? एक बोरी नारियल बचा है। इसलिए आगे आने वाले 50 स्टेशन में उसको एक बोरी के हिसाब से किराया देना पड़ेगा, अर्थात एक नारियल देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आगे आने वाले 50 स्टेशन के लिए उसको 50 नारियल और खर्च करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही? तो जब वो दिल्ली तक पहुंच जाएगा तो उसके पास कितने नारियल शेष बचेंगे? समझ में आए? ये गणित की सुंदरता जो मैं आपको बताना चाहता था। कहने का अर्थ है कि हम लोग जो गणित पढ़ते हैं वो अक्सर हमें बोझिल सा लगता है, नीरस सा लगता है, इंटरेस्ट हम उसमें नहीं बना पाते। तो उसका कारण सिर्फ वही है कि उसको हम पूरे जुनून के साथ, पूरे मन के साथ नहीं पढ़ते। हम उसको ऐसे पढ़ते हैं कि हाँ यार इसको पढ़ना है क्योंकि हमको एग्ज़ाम दिलाना है। तो हम उसी नज़रिए से पढ़ते हैं, इसलिए वो हमें कभी कभार टेंशन देने वाला लगता है। ऐसा लगता है कि ये हम अनावश्यक रूप से इतना मेहनत कर रहे हैं, जबकि हमारे जीवन में काम आएगा नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ आपके जीवन में काम आएगी। गणित की हर चीज़ काम आएगी। दिख भले अभी नहीं रही, लेकिन काम बहुत आएगा। सेकेंड ईयर वाले आप लोग फाइनल, और कहाँ है आपकी क्लास वाले? तो चले गए कि आ रहे हैं? सबको बुलाइए, मतलब उनको बोल दीजिए कि वहां से निपटने के बाद यहाँ जरूर आए। और सेकेंड ईयर वालों को भी बोल दीजिए। तो आप लोगों को समझ में आया? एक और उदाहरण दूं?
अब आपका दिमाग थोड़ा काम करने लग गया है, तो चलिए अब जो मैं अगला प्रश्न पूछने जा रहा हूं उसमें सबकी बुद्धि अच्छे से दौड़नी चाहिए, आपको बताना है, ठीक है। सोहन और मोहन दो मित्र, कौन कौन? सोहन और दो मित्र, दोनों के पास तरबूज की एक एक बोरी है। किसकी? और उस बोरी में उनके पास 30-30 तरबूज हैं, 30-30, ठीक है। एक बोरी है सोहन के पास, एक बोरी है, और उनके पास उस बोरी में 30-30 तरबूज है। वो दोनों के दोनों मार्केट में निकलते हैं दुकान लगाने के, भैया मस्त दुकान लगाएंगे और तरबूज बेच के आएंगे। तो सोचते हैं दोनों कि भाई दोनों के पास तरबूज है, दोनों चाहते हैं कि भाई मेरी बिक्री ज़्यादा हो, दोनों सोचते हैं कि भाई दोनों में ज़्यादा झगड़ा वगड़ा मत हो, अलग अलग जगह दुकान लगाएंगे ताकि दोनों के ग्राहक मत टकराएं। बात सुन रही? आजू बाजू दुकान लगाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि तू मेरा ग्राहक छीन रहा है यार, ऐसा होता है ना। तो लोग सोचते हैं भाई अलग अलग जगह दुकान लगाएंगे, दूर दूर रहेगा, अपना अपना मेहनत से बेचेंगे, शाम को मिल करके इकट्ठा करके फिर घर जाएंगे। लेकिन लोग जिस मार्केट में प्रवेश करते हैं वहाँ देखते हैं कि जो चबूतरा जो खाली रहता है जहाँ दुकान लगाते हैं वो कोई चबूतरा खाली नहीं है, एकमात्र चबूतरा खाली है। करे तो करे क्या? अब ऑप्शन एक ही है, ये दोनों को एक ही जगह दुकान लगाना पड़ेगा। अब चलो ठीक है, दोनों एक ही जगह दुकान लगाना चाहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी कंडीशंस हैं, दोनों अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से उस फल को बेचना चाहते हैं। जो उनके पास तरबूज है उसको वो अपने बुद्धि के हिसाब से अलग अलग बेचना चाहते हैं। तो किस तरह अलग अलग बेचना चाहते हैं? तो सोहन बोलता है भैया देख, मैं तो बेचूंगा 25 रुपया के 3 तरबूज के हिसाब से। बात सुन रही? ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं आप मुझसे, लेकिन ध्यान से समझिएगा। सोहन क्या बोलता है? 25 रुपया दो 3 तरबूज लो, 25 रुपया दो 3 तरबूज लो, 25 रुपया 3 तरबूज का सब से बेचूंगा बोलता है। कौन? सोहन। मोहन बोलता है नहीं भैया, मैं इतना सस्ता में नहीं बेचूंगा, मेरे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा फायदा कमाना है, मैं तो भैया 25 रुपया के 2 के हिसाब से बेचूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोहन क्या बोलता है? 25 रुपए के 2 तरबूज के हिसाब से बेचूंगा, और ये क्या बोलता है? 25 रुपए के 3 तरबूज के हिसाब से बेचूंगा बोलता है। तो उन दोनों में आपस में थोड़ी डिस्कशन होने लगती है, भैया अगर ऐसे करेंगे तो मोहन बोलता है वैसे में तो मेरे पास से कोई खरीदेगा ही नहीं, तुम सस्ता में दे रहे हो, तुम 25 रुपए 3 दे रहे हो और मैं 25 रुपए 2 दे रहा हूँ, और हम दोनों एक ही जगह दुकान लगा रहे हैं। तो जब ग्राहक पूछने आएगा तो वो दोनों से पूछेगा, और दोनों से पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे से कोई खरीदेगा नहीं, सब तुमसे ही खरीदेंगे। तो करे क्या? तो सोहन उसको बोलता है तो ठीक है ना, तुम मेरे रेट में बेच लो, जिस रेट में मैं बेच रहा हूँ उस रेट में तुम भी बेचो। बोला नहीं, मैं तो बेचूंगा तो इसी रेट में बेचूंगा। अड़ गया। तो क्या करें? समझ क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? अब करें तो करें क्या? दोनों अपनी अपनी जिद पे अड़ गए। वो बोलते हैं नहीं मैं सच में बेचूंगा, वो बोलते हैं नहीं मैं अपने रेट में बेचूंगा। तो उन लोग फिर बीच का रास्ता निकालते हैं और बोलते हैं देखो दोस्त, ऐसा करते हैं हम दोनों मिक्स कर लेते हैं काम को, और ऐसा करते हैं ग्राहक को बताएंगे कि सर 3 और 2 कितना होता है। ग्राहक को बताएंगे कि 5 तरबूज 50 रुपये हम ले लो। बात समझ में आ रही है? ये एक बीच का लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। 5 तरबूज, वो भी खुश वो भी खुश, इसमें उसका रेट भी शामिल हो गया, इसका रेट भी शामिल हो गया, दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? पक्का? कोई डाउट है क्या? एकदम एकदम सही है ना? चलिए टोटल कितने तरबूज थे उन लोग के पास ये बताओ मुझे। 60 तरबूज, 30-30 करके 60 थे ना, याद है? और उन लोग किस रेट से बेच रहे हैं तरबूज को? अब दोनों मिक्सअप कर लिए हैं और 50 के 5 बेच रहे हैं, ठीक है? 50 के 5 बेच रहे हैं। मुझे बताइए 60 तरबूज बेच जाने के बाद, बिक जाने के बाद उनके हाथ में कितना पैसा आएगा? कोई बता सकता है क्या? 3000। करेक्ट? पक्का?
3,000? देखो देखो, 600 है ना भाई? कैसे? 50 रुपये के 5, तो 100 रुपया के 10, ठीक है ना? 100 रुपये का कितना हुआ? 200 का 20, 400 का 40, 600 का 60, ठीक है ना? या फिर से हिसाब कर लो, 50 रुपये 5 है, 10 रुपया केक हुआ, गुणित 60 कर दो, 60 दाम 600 रुपया। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? इतना गणित तो आता ही होगा ना जी? इतना भी नहीं आता, आता है ना? तो जब शाम को उन लोग त्रिभुज बेच बाच के उठे, पैसा आया हाथ में 600 रुपया, 600 रुपया कलेक्शन हुआ भैया, त्रिभुज सारे बिक गए, हाथ में कितना आया? 600 रुपया। बंटवारा हुआ। अब बंटवारे का समय आ गया है। किस चीज के बंटवारे का? दोनों के अपने अपने 30-30 तरबूजों का एक एक बोरी था, और दोनों अपने अपने रेट में बेच। एक्चुअली देखो, जो मिक्सअप किया गया है वो दोनों के रेट का मिक्सअप है ना। अब ये बोलता है कि चलो भाई मैं पहले अपना बंटवारा कर लेता हूँ। कौन? सोहन बोलता है, ठीक है, 250 मिलेगा इसको, किसको? सोहन को 250 मिलना चाहिए, पक्का। चलो उसका 250 अपन अलग कर लेते हैं, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा बहुत। तो सोहन का 250 अलग कर लो, 600 में से सोहन का 250 अलग कर लो, कितना बचेगा बताओ मुझे? 350, ठीक है ना? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? 600 रुपये बाद में कलेक्ट हुआ है, सोहन बोलता है ले भैया मोर पैसा मोला दे दे वापस, मैं अक्का रेट में बेचत रहे मोला वापस दे दे। अब मोहन का कितना रुपया होना चाहिए मुझे बात बताओ? 25 रुपए के 2 तरबूज के हिसाब से कितना रुपया होना चाहिए? 30 त्रिभुजों का, 30 तरबूजों का, 30 तरबूजों का बताओ कितना होना चाहिए? 15 गुणित 25 करना पड़ेगा आई थिंक। हाँ बेटा बताओ कितना हो रहा है? तो 15 गुणित 25 करना पड़ेगा तो कितना हो रहा है? 375 हो रहा है, लेकिन पैसा तो 350 बच रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? लास्ट में उनके पास कितना पैसा कलेक्ट हुआ था? 600 रुपये कलेक्ट हुआ था। सोहन क्या बोला? भैया इसमें से मेरा पैसा जितना होता है मेरे को दे दे। तो सोहन के जो तरबूज थे वो किस रेट में बेचे जा रहे थे? 25 के 3 के हिसाब से उनका कितना पैसा होता है? 250 रुपया। वो अपना 600 रुपये में से 250 रुपये निकाल लिया। मोहन बड़ा खुश हो गया, चलो मेरे 375 मेरे हाथ में आएंगे। लेकिन पता चला कि 600 रुपये में जब सोहन ने 250 रुपये अपना निकाला तो बचता कितना है? अब मोहन अकबका गया, अरे दादा मैं तो किस रेट में बेचने वाला था? 25 रुपये बेचने वाला था क्या? वो तो बिक भी रहा था, दोनों मिला के बेच रहे थे ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? उस हिसाब से उसके कितने बनते हैं? 375, लेकिन उसको हाथ में कितने मिल रहे हैं? 350। कितने का घपला हो गया? कहाँ गए 25 रुपया का नुकसान हो रहा है ना यहाँ पे। अगर उसके हाथ में भी 375 आते तब तो हम मानते कि सर हाँ दोनों के उसके खुद खुद के रेट में जो उन्होंने चाहा था उस रेट के हिसाब से उनको पैसा मिला है, लेकिन उसके हाथ में कितना आ रहा है? 350 रुपया। उसको 25 रुपये का घपला महसूस हो रहा है, दिख रहा है। सोच में पड़ गया कैसे हो रहा है, क्या आप बता सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ? जिसको नहीं आया क्वेश्चन समझ वो मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग आया? आप लोग बाद में आए क्या? क्या आ गए थे? आ गए थे, फिर भी समझ में आ गया होगा। 30-30 त्रिभुज, त्रिभुज बोल रहा हूँ यार बार बार, 30-30 तरबूज थे दोनों के पास, ठीक है। और सोहन बोलता है कि मैं 25 रुपए के 3 तरबूज के हिसाब से बेचना चाहता हूँ। मोहन क्या बोलता है? 25 के 2 के हिसाब से बेचना चाहता हूँ। दोनों एक ही जगह दुकान लगाते हैं, तो दोनों में कंप्रोमाइज होता है। बोलते हैं कि चलो भाई अपना अपना रेट मिला लेते हैं, तुम 25 के 3, मैं 25 का 2 बेचना चाहता हूँ, तुम मिला करके 25 दूनी 50 कर लेते हैं, और 3 तरबूज और 2 तरबूज मिला करके 5 तरबूज अर्थात 50 रुपया के 5 तरबूज के हिसाब से बेचते हैं। तो वही है कि 60 तरबूज थे दोनों मिला करके, तो 60 तरबूज का कितना पैसा बनता है? 600 रुपये बनता है। सोहन बोलते हैं मेरे 250 रुपये मेरे दे दे भाई, तो 250 रुपये उसको देता है, तो बचता उसका कितने हाथ में? कितना? 350। बचना कितना था? घपला कहाँ हुआ? 25 रुपया का। ये आपके लिए रहस्यमय क्वेश्चन बना हुआ है, इसका उत्तर आप मुझे
बता सकते हैं? यस सर। हाँ बताइए। मोहन का 2 तरबूज वीकेंड में है। किसका? मोहन का 2 तरबूज? weekend में। नहीं नहीं, बिक सारे गए हैं। तो ये 3 कर रहे हैं, मोहन 2 कर रहे हैं, तो 5 का एक पैकेट हुआ, 5 का एक बैच हुआ ना भाई। ये 3 और ये कितना दे रहा है? तो 5 का एक ग्रुप हुआ, 5 का एक बैच बना, बैच या बंच जो भी बोलो आप। अब ग्राहक आता है, 5 त्रिभुज लो, त्रिभुज नहीं तरबूज लो, और मेरे को कितना पैसा दो? 50 रुपए दो। दूसरा ग्राहक आया, 5 तरबूज लो, 50 रुपए दो। तीसरा ग्राहक 5-5 के सेट में लोग बेचते हैं, तो 60 तो बिक जाएगा ना 12 बार में। 12 पंचे 60, और हर एक ग्राहक कितना रुपए देता है? 50 रुपए। तो 50 गुणित 12 करोगे तो 600 रुपये आ गया ना। फिर सोहन अपना पैसा अलग मांग लेते हैं, 25 का 3, तो 30 तरबूज का कितना हुआ? 250। आप ही लोग बताए, हिसाब कर लो आप। 250 ले गया वो। मोहन के पास कितना बचना चाहिए फिर उस हिसाब से, उसके रेट के हिसाब से उसके पास कितना बचना चाहिए? 375, 375, और बच कितना रहा? 350। 25 रुपया घाटा हो रहा है सर। इसी 25 का हिसाब चाहता हूं आज मैं आपसे, कोई बता सकता है मुझे? मैं बताऊं? वाह, चलो तुम लोग भी क्या नाम लोगे बता देता हूँ मैं। 10 का है। अच्छा ये हाँ, वेरी गुड, बढ़िया। अगर क्वेश्चन किसी को अभी भी समझ में नहीं आया ना तो मेरे को बता दो, क्योंकि सॉल्यूशन उसी को समझ में आएगा जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्योंकि अब आप देखने जा रहे हैं 25 रुपये का राज, कि वो 25 कहाँ गए, या अंतर कैसे आया, 25 का फर्क कैसे आ गया। देखो, इधर हम लिखते हैं सोहन, और नीचे क्या लिखते हैं? सोहन का रेट क्या है, किस रेट में बेचूंगा बोलते हैं? 25 का 3। ठीक है, दोनों के पास 30-30 तरबूज हैं। कितने कितने तरबूज हैं? देखो भैया, और ये 25 के 3 के साथ, ये 25 के 3 के हिसाब से बेचना चाहता है। ये 25 का 3, 25 का 3, 25 का 3, 25 का 3, ये 3, फिर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 दाम 30। ठीक है, और ये किस हिसाब से बेचूंगा बोलते हैं? 25 के 2-2 के हिसाब से, 2 2 2 2 2, ठीक है ना? 2 2 2 2 2 2, हो गया। 3 3 6 4 10, और 5 और आएगा क्या? अब देख लो, उसका 30 इसका 30 है कि नहीं? 30-30 है, 30-30 तरबूज है दोनों के पास। ठीक है, चलिए भैया, पहला कस्टमर आया, पहला कस्टमर आया, रेट बताया इन्होंने, क्या रेट बताया? 50 रुपया का 5। चलो 50 रुपया 5 खप गया। दूसरा ग्राहक आया, 50 का 5 खप गया। तीसरा ग्राहक आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, सातवां आया, आठवां आया, नौवां आया, 10वां ग्राहक आएगा। जब 10वां ग्राहक तरबूज लेके जाएगा भैया, उस समय 10वें ग्राहक के बाद सोहन के तरबूज खत्म हो चुके होंगे। देख लो फोटो, फोटो देखो ना आप, फोटो मतलब चित्र, ठीक है ना? तो 10वें ग्राहक के बाद किसके तरबूज खत्म हो चुके हैं? सोहन के तरबूज खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ किसके तरबूज बच गए? मोहन के। क्लियर है? अच्छा, 10 ग्राहक बीत चुके, मतलब 10 ग्राहक आके जा चुके हैं, तो सोहन का रेट तो 250 रुपये बनता ही है, जो हमने कैलकुलेट किया वो तो बनेगा ही बनेगा, फिक्स है। ठीक है, प्लस जो 10 तरबूज बच गए वो किसके हैं? मोहन। मोहन अपने निश्चय पे एकदम अटल था, मैं तो अपने रेट में ही बेचूंगा बोला था, याद है आपको? ठीक है ना? अब उनके पास फिर ग्राहक आए, ठीक है, फिर ग्राहक आया। अच्छा, उन लोग बेच किसके किसके रूप में रहते? 5-5 के रूप में बेच रहे थे, याद है? तो बचे हुए 10 तरबूजों का अगर हम लोग 5-5 के हिसाब से अगर बनाते हैं, ये 10 में से अगर 5 आप अलग करते हो और ये 5 अलग करते हो, तो 2 बार में जाए बेच, जरूर बेचेगा वो, ऐसा नहीं है कि नहीं बेचेगा, वो बेचेगा, लेकिन मोहन अपने रेट से बेचेगा। सोहन के रेट से नहीं बेचेगा। मैं आपको क्या बोला था? ना वो पीछे हटने को तैयार है, ना वो अपने अपने रेट से बेचना चाहते हैं। अब मुझे बताओ, ये किस रेट में बेच रहा था बेटा? 25 के 2 के हिसाब से बेच रहा था, ठीक है ना? तो 25 के 2 के हिसाब से 10 का कितना रेट? 10 10 है ना टोटल, कितना रेट बनता है बताओ? सही बोल रही है, ठीक है ना? 25 के 2 के हिसाब से 10 ठोका कितना बनता है?
125 रुपया, ठीक है, याद रखना। अब बताओ इसमें कितना पैसा बन रहा है, 3 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50, कितना 500, और जोड़ोगे तो कितना आएगा 125 को 625। उस समय कितना आ रहा था 25 का फर्क दिखा, यहाँ है 25 का फर्क, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। उस समय 600 नहीं आ रहा था जी, और तो बोल रहे थे ना कैसे 25 का फर्क आ गया, मोहन को कम पैसा मिल रहा है ना। तो कम पैसा इसीलिए मिल रहा था कि अगर मतलब कम पैसा उसको सच में मिल जाता अगर वो 50 के 5 के हिसाब से बेचे, लेकिन लास्ट के जो तरबूज थे वो पूरे के पूरे किसके बचे थे, मोहन के बचे थे, वो अपने रेट में बेचेगा। ऐसा कुछ समझ में आया मैं जो बोल रहा हूं? ऐसा है ये गणित, मतलब मैं ऐसे कुछ कुछ ऐसे बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में चारों ओर ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जहां गणित की सुंदरता देखने को मिलती है। गणित कितना सुंदर है उसको परखने के लिए आपको बहुत डूबना पड़ता है इसके भीतर, बहुत मजा आ जाता है, मतलब जब आप इसमें डूबोगे, इंटरेस्ट लोगे, आपकी जब इसमें लगन जागृत होगी ना तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। चलो बताओ इसको, मैं कोई लंबी सी संख्या लिखता हूं, चलो बताओ कितना आएगा, गुणा करके बताइए, कोई गुणा कर सकता है, जल्दी से बताइए। हाँ बेटा कर ली गुणा, मैं लिखता हूं ना 1046974, और कुछ नहीं, दिखाओ इसको, मैं थोड़ा सा रुकता हूं। तो आपने इसको सिंपल गुणा करके, जैसा हम गुणा करते हैं वैसा आपने गुणा किया और आंसर लाया। 11 से गुणा करने का एक सरल और बेहतरीन तरीका ये है, ये क्या लिखा है, ठीक है ना। अब आगे वाले से उसको जोड़ते जाइए, 7 8, 15 का 5 लिखो, एक बचा के रखो, 8 4 12, और एक 13, एक जो बचा था ना इसका वाला उसको जोड़ो, 13 का 3 लिखो, एक बचा के रखो, 4 3, और एक जो बचा था उसको जोड़ो, 3 2 5 2, और ये लास्ट वाला 5, आंसर आ गया, ठीक है ना। हाँ ये ट्रिक 11, अलग अलग संख्याओं की अलग अलग ट्रिक है। जैसे मैं आपको बोलूंगा चलो बेटा मेरे को आप इसका गुणा करके बताओ, गुणा करके बताएंगे, तो अगर आप लोग बोलेंगे सर इसका गुणा करना कुछ कठिन काम नहीं है, जैसे गुणा करते हैं वैसा होगा, करेक्ट, आपका आंसर आ भी जाएगा, मगर समय लगेगा। लेकिन सोचो अगर आपको इसका ट्रिक पता हो कि ये किस विधि से बनता है, एक्चुअली ये वैदिक गणित का जादू है, उसी का चमत्कार है, तो हम इसका आंसर 5 सेकंड के अंदर लिख सकते हैं। ये कितना है 524, एक कम करो उसका घटा दिया, 9 में 3 गया 6, 9 में 2 गया 7, 9 में 5 गया 4, आंसर आ गया। कैसा लगा, सरल है ना। तो कठिन कुछ नहीं है, बस हमको टेक्निक्स ट्रिक्स पता होनी चाहिए। 35 का वर्ग बताओ कितना होता है, आज का जल्दी नहीं पता है, पहले थोड़ा सा सोचे जाते। हाँ 1225, कैसा पता चला, अच्छा गुणा किए, जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा किए। हाँ देखो, अगर किसी दो अंकों की संख्या है और जिसका इकाई अंक 5 है, इकाई अंक क्या है, और हमें उसका वर्ग निकालना हो तो कुछ मत करो, 5 का वर्ग कितना होता है, और 3 को अपने आगे वाले से गुणा कर दो, 3 चौक 12, 3 को एक उसके अगला वाले अंक से गुणा कर दो, 3 चौक 12, आपका आंसर आ गया। कैसा लगा, मस्त ट्रिक है ना, ये उसी के लिए है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे को इनका गुणा करना है,
इसमें देखो, अगर दो अंकों की संख्या है उनको गुणा करना है और दहाई का अंक सेम हो और इकाई के अंकों का योग 10 हो। 6 और 4 कितना होता है? इकाई के अंकों का योग 10 और दहाई का अंक सेम हो, तब भी ऐसे ही कुछ ट्रिक इसमें भी काम करता है। 6 चौक 24 और ये जो 3 सेम है, दहाई का अंक सेम होना चाहिए ना, उसको अपने आगे वाले से गुणा कर दो, आपका आंसर आ गया। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत सरल सरल ट्रिक बता रहे हो आप, वर्ग बताना हुआ तो इकाई का अंक 5 है तब वर्ग बता दिया, और मान लो ऐसी कोई संख्या जिसके इकाई में 5, तब उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? चलो आप मेरे को कोई भी संख्या बताओ, मैं उसका वर्ग आपको बहुत ही कम समय में बता सकता हूँ। 42 का वर्ग, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, 42 का वर्ग, ठीक है, पक्का एकदम, ठीक है ना। चलो देखो, इसका जो आंसर होगा, ठीक है ना, 1700। देखो सबसे पहले बताओ 42 जो है इसके आसपास की ऐसी कोई संख्या बताओ जो सरल हो। सरल संख्या क्या है इसके आसपास की? 40। कोई भी सरल संख्या ढूंढ लो, ठीक है। अब 40 है इसके आसपास की सरल संख्या, ठीक है ना, इसमें दिख रहा है ना, हाँ 40 है इसके आसपास की सरल संख्या। 40 तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 42 से अगर आपको 40 तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 माइनस करना पड़ेगा। तो देखो मैं 2 माइनस करके 40 तक पहुंच सकता हूं कि नहीं? ठीक है ना, जितना माइनस कर रहे हो आप उतना ही प्लस करके आगे भी बढ़ो। तो 42 में 2 प्लस करके आगे बढ़ो, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक आपके 3 अंकों की संख्या में भी काम करेगा, जादुई ट्रिक है। अब क्या करो आप, अब इन दोनों को गुणा कर दो। तो इन दोनों को गुणा करना बहुत आसान है, 44 को 40 से गुणा करना बहुत आसान है। 4 चौक कितना होता है? 44 को थोड़ी देर के लिए 40 समझो, क्या समझो? तो 40 गुणित 40 करते तो कितना आता? 4 चौक 16, 1600 आता। कितना आता? अब क्योंकि आप 44 को 40 मान लिए थे तो 4 तो बच गया था ना, तो 4 को 40 से फिर से गुणा कर लो तो 160 कितना होता है? उधर कितना था? 1600, फिर 160 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1760। समझ में आ रहा है? गुणा करने का ये शॉर्टकट ट्रिक है। 1760 प्लस जितने का फर्क था उतने का वर्ग जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। अभी आपको समझाया करके कुछ सेकंड्स लगे इसमें, नहीं तो आप जब इस ट्रिक को सीख लेंगे तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा। कोई एक दूसरा एग्जांपल लें, कोई भी संख्या बताओ। चलो, हाँ करेक्ट, 87 किसके करीब है मेरे को बताओ? 80 के करीब है तो भी आंसर आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। 90 के करीब बोलोगे तब भी आपका आंसर आएगा, सब में आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। चलिए 90 के करीब ले लें। 90 के करीब है तो 90 के करीब कितना फर्क है? इसका मतलब ये है कि सर इसमें अगर आप 3 जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा। तो जितना जोड़ रहे हो ना उतना माइनस करके पीछे भी जाओ, ठीक है। -3 करेंगे कितना आएगा? 84। गुणा कर दो फटाक से, इनको गुणा करना बहुत आसान है। देखो मैं गुणा करके बता रहा हूँ, 9 चौक 36, हासिल है 3, फिर 8 नहीं है 72, 72 और 3 75, और एक जीरो लगा देते हैं, और जितने का फर्क था ना उतने का वर्ग जोड़ दो, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं बताओ? कोई डाउट है क्या? पक्का ना? चलो बताओ, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? लड़ाई हो रही क्या? अच्छा, ये ट्रिक समझ में आई आप लोग को? हाँ बेटा बताइए। 3144 कैसे हुआ? गुणा करना पड़ा सर। आप इसको मुंह जबाने भी इसका आंसर बता सकते हैं, पूछो कैसे? ये कितना लिखा है? 24 को मारो गोली, भूल जाओ 24 है। 500 समझो, 500 गुणित 6 कितना होता है? 3000।
3,000 फटाक से बता सकते हो, कितना बता सकते हो? 3,000। अब वो 24 में से 20 को और गुणा करो 6 से, तो 20 छक्के 120 है ना भाई। 3,000 हुआ था कि नहीं हुआ था बताओ? 3,000 कब हुआ था? मेरे कहने का मतलब ये है ना बेटा कि 524 को ना अपने मन ही मन में ऐसे तोड़ दो, दिख रहा है? मन ही मन में तोड़ो, लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिखा रहे हैं करके अभी थोड़ा समय लग रहा है। ये गुणा करने का शॉर्टकट ट्रिक होता है, तोड़ तोड़ के गुणा करके फिर जोड़ देना, ठीक है? तोड़ के गुणा करना फिर, तो 524 को ऐसे लिख सकते हैं ना, किससे गुणा कर रहे थे? 6 से। 6 को 500 से गुणा करेंगे 3,000, फिर 20 से और गुणा करेंगे तो 120, ठीक है ना? तो 3,120 और 4 से और गुणा करेंगे तो कितना हो जाए? फिर 24 को 120 में जोड़ दोगे तो 144, ठीक है ना? और 3,000 को 144 में जोड़ दोगे तो 3,144, यानी 3144, जैसा कि आपने बताया। तो कभी कभार क्या होता है, जैसे जो दुकानदार लोग रहते हैं ना, किराना दुकान वाले, उन लोग को आप देखो बहुत सारा सामान लेते हो, कितना हुआ भैया? बता देते तुरंत 705 रुपया, फटाक से बता देते उन लोग, इतना हुआ इतना हुआ। उन लोगों को कैलकुलेटर बहुत कम यूज होता है, तो उन लोग यही वाला ट्रिक लगाते हैं गुणा भाग करने का। 98 गुणित 5 कितना आएगा? जल्दी से बताओ। वाह, 490। समय लगाना, देखो 98 है ना बाबू, 98 को 100 मान, कितना मान? क्योंकि 100 को 5 से गुणा करना सरल है ना, कितना होगा 100 को 5 से गुणा करेगा तो? अब 500 को अपने दिमाग में साइड में रख, और ये देख कि आपने इसमें कितना बढ़ा दिया था, 2 बढ़ाया, तो भैया 2 को मतलब 5 बार 98 है, ये कितने बार 98 है? या ये सोचो कि आप, हाँ 5 बार 98 या 98 बार 5 है, उसमें उसको आपने 100 कर दिया, 2 बढ़ा दिया, तो 5 दूनी 10 को उसमें से माइनस करना पड़ेगा, किसमें से? 500 में से। तो 500 में 10 गया, तो जल्दी जल्दी आया ना आंसर, ऐसे आपके मन में जल्दी आंसर आएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक से बता पा रहा हूँ ना? पहाड़ा आप लोग को कहाँ तक याद है? पहाड़ा आप लोग को कहाँ तक याद है बताइए? बोलोगे सर 20 तक तो पक्का याद है, कई लोग को वो भी नहीं होगा, 15 तक तो पक्का याद है। याद है? चल 15 का बोल। 15, ठीक है। सही है, सही है, पूरा सही बोलिए। अगर मैं आपको बोलूं चलो बेटा आप 37 का पहाड़ा लिखो, या 89 पहाड़ा लिखो, या 68, कुछ किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखो, तो थोड़ा समय लगेगा क्या आपको? ठीक है ना, समय लगेगा ना? मैं आपको बढ़िया वाला ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक की मदद से आप किसी भी संख्या का पहाड़ा, 2 अंकों की कोई भी संख्या, मतलब 99 तक की कोई भी संख्या का पहाड़ा आप एक बार में एकदम फटाफट लिख सकते हैं। आप बताइए कौन सी संख्या का लिखूं? कोई भी संख्या बोलो 99 तक की। 43। चलो 43 का पहाड़ा देखो। 43 इस संख्या में कौन कौन से अंक है? 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3 का तो पहाड़ा आता है ना भाई। चल भैया इधर 4 का पहाड़ा लिख के बता जल्दी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दी 12, गुड। उधर 3 का पहाड़ा लिखो। ठीक है, अब हम किसका पहाड़ा बनाने जा रहे हैं? पक्का ना? चलो जोड़ दो। इसमें ला करके ना कुछ भी नहीं करना है, बस जाके जोड़ देना। देखो सिंगल सिंगल है तो सामने चिपका देना, ठीक है? तो कितना होगा? 43, ठीक है? ये 8 यहाँ जाके जोड़ दो, 86, ठीक है ना? 12 लाख चिपका दो, 129, 16 जोड़ दो, 16 इधर 16 और 1 कितना होता है? 17, 20 और 1 24, 1 28 2, 28 2, 32 2, 36 2,
और ये लास्ट वाला वैसे वैसे रहने देना ना, बस इनको जाके जोड़ना है। जैसे 28 2 30 हुआ, 1 10 का 10 रहेगा। 32 2 34 हुआ, 4, हाँ सॉरी, और 36 2 38 हुआ, 7 10 का 10 रहेगा। 32 2 34 हुआ, 4 10 का 10 रहेगा। 40 3 43 होगा, ये 0 10 का 10 रहेगा। पहाड़ा तैयार। कैसे लगा? अच्छा ट्रिक है कि नहीं है? मजेदार है ना? कोई भी संख्या पहाड़ा ऐसे लिख सकते हो। मजा आया? आप लोग खंडशः समाकलन तो पढ़े होगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़े हो ना? उसका भी ट्रिक होता है, आपको पता है? जैसे मैं बोल दिया चलो बेटा इसको समाकलन करो, कैसे करोगे? नींद आ रहा है तुमको? हाँ बताओ कैसे करोगे समाकलन? हाँ बेटा, दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र किसको पहला फलन मानते हैं, किसको दूसरा फलन माने? यहाँ पे बताइए। जिसका समाकलन, आपको इसमें एक सूत्र पता, आइलेट करके पता है ना? क्या होता है आइलेट, बताइए। आई का मतलब क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एल मतलब लॉगरिथम फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन कौन लोग आएंगे? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस टाइप के फलन आएंगे। लॉगरिथम में कौन कौन से फंक्शन आएंगे? लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस 5, इस टाइप से आएंगे। एल्जेब्रिक में किस टाइप के फंक्शन आएंगे? बहुपद रूप में, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना? टी में किस रूप के फलन आएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, जैसे ई की घात है एक्स की घात 2 है। अब इस आइलेट नाम ये स्पेलिंग है, इसमें आपको देखना है कि आपको समाकलन में जो दो फलन दिए हैं उनकी पहचान करने की किस किस टाइप के फलन है और इस स्पेलिंग में कौन पहले आता है। तो ये एक्स क्यूब है, ये क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन है। ये क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन है। ये कौन है? अब देखो कौन पहले आता है, ए पहले आता है कि टी पहले आता है? ए पहले आता है, इसलिए हम इसको प्रथम फलन मानेंगे, इसको सेकंड फलन मानेंगे। प्रथम और द्वितीय फलन, समझ में आ रहा है? पक्का? कोई डाउट? और समाकलन कैसे करते हैं इसका सूत्र आपको पता है? ये सूत्र तो पढ़े होगे ना भाई, कि अगर दो फलन है u और v और उनके गुणनफल का समाकलन करना है, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, गुड, ठीक है ना? वो यहां लगाओगे तो क्या आपका आंसर एक बार में आ जाएगा? चलो लगा के देखें क्या, ठीक है ना? मजा आ रहा है ना? बोर तो नहीं लग रहा है ना? लगेगा तो बताना, फिर मैं आपको एक और मस्त वाली कहानी सुनाऊंगा। जैसे अभी मेरे पास एक और कंसेप्चुअल वाला क्वेश्चन है, इसके बाद बताऊंगा, ठीक है? ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन समय सीमा को देखते हुए बहुत कम ही हो पाते हैं। तो चलिए मैं पहाड़ा को मिटाता हूँ। पहाड़ा लिखने का आपको मेथड समझ में आया? गुड, इसको रहने देते हैं अभी। चलो बताओ, सूत्र आपको पता चल गया पहला फलन किसको मानना है? ए पहले आया और टी बाद में आया है ना? तो u कौन है? इसको u मानना पड़ेगा और इसको v मानना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब पहला फलन, दूसरे का समाकलन, कॉस का समाकलन बताइए मुझे, साइन की माइनस साइन? साइन, हाँ। फिर ये बड़ा समाकलन, फिर पहले पद का अवकलन, एक्स क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर, वेरी गुड। और कॉस एक्स का समाकलन कितना होगा? और फिर से समाकलन ना, 3 तो चलो बाहर निकल जाएगा, वो संख्या है, अचर है। वहां आंसर आ गया क्या? नहीं आया अभी आपका आंसर। अभी आप समाकलन चिन्ह से मुक्त नहीं हुए हो, समाकलन चिन्ह अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है।
तो अभी आपका आंसर नहीं है, अभी क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको ऐसे ही वाला सूत्र फिर से लगाना पड़ेगा, फिर ऐसे, अच्छा ये तो अपने आप लिखाता जाएगा, ये एज इट इज लिखाता जाएगा, इसका आप सूत्र फिर से लगाएंगे। क्या एक बार और सूत्र लगाने से आपका काम बन जाएगा क्या, नहीं बनने वाला सर। पहले x की घात कितना था 3, एक बार सूत्र लगाए तो कितना हुआ, एक घात कम हो गया, एक बार और लगाओगे सूत्र तो एक घात बचेगा, यानी x बचेगा, x cos x बचेगा, लेकिन तब भी आप समाकलन चिन्ह से मुक्त नहीं हो ही रहोगे। अब क्या करना पड़ेगा, एक बार और लगाओगे तब कहीं जाके आपका आंसर आएगा। लंबा प्रोसेस हो गया ना, है ना। एक बार में आंसर लिख के दिखाऊं, एक बार में, एक लाइन में, सीधा एक लाइन में। किसी को पता है सूत्र, फाइनल ईयर में तो है ये, फाइनल ईयर में जब हम फोरियर सीरीज वाले क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग इस सूत्र के बारे में पढ़ते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मजा आ रहा है ना, नहीं आ रहा? अब मजा आ रहा है ना, तो हाँ ही बोलना पड़ेगा ना, सर इतना मेहनत करके बता रहे तो हाँ ही बोल देते हैं। चलो मैं आपको बता रहा हूं वो खंडशः समाकलन का व्यापक सूत्र, ठीक है। देखो भाई, अगर मान लीजिए दो फलन है आपके पास, दोनों गुणे में है, इनका समाकलन हमको करना है, तो इसका व्यापक सूत्र क्या होगा, देखो ध्यान से भाई। पहला फलन u, ठीक है, v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u फोर्थ डैश ट्रिपल डैश v4, और ये प्लस इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये सब क्या है, तो देखो मैं इन प्रतीकों के अर्थ आपको बता रहा हूं। u तो प्रथम फलन है ही, u डैश क्या आपको बताऊं, u का पहला अवकलन है u डैश, u डबल डैश क्या आपको बताऊं मैं, दूसरा अवकलन, और उसी प्रकार ये तीसरा अवकलन, ठीक है ना। u वाला कहानी समझ में है। v1 2 3 4 क्या, ये भी सुन लो। v1 क्या है बताओ, v का समाकलन, v जो भी यहाँ पे रहेगा उसका समाकलन। v2 क्या बताओ, v2 जो है वो v1 का समाकलन है, और v3 कौन होगा, v2 का समाकलन होगा, और इसी तरीके से गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब यही सूत्र आप लगाइए हमारे इस सवाल में जो हमने आपको अभी दिया था, इसको u इसको v मानते हुए बनाइए। चलिए सर, u कौन है, एक्स क्यूब, ध्यान से समझिएगा, एक लाइन में आंसर लिखने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। u की जगह हमने क्या लिखा, एक्स क्यूब, फिर क्या है, v1 कौन है बाबू, v1 v का समाकलन, cos x का समाकलन sin x, ठीक है। फिर माइनस हो तो माइनस लगा दो, फिर कौन है u डैश, u डैश मतलब u का अवकलन, कौन था u की जगह में, एक्स क्यूब। फिर कौन है v2, v2 मतलब v1 का समाकलन, v1 कौन है बाबू देख ले, v1 की जगह कौन है, sin x, sin x का समाकलन होगा माइनस cos, ठीक है ना। फिर कौन है प्लस, ये देख प्लस, फिर u डबल डैश, u डबल डैश मतलब u डैश का एक बार और अवकलन, तो u डैश कौन है, देखो u डैश, ये देखो 3x स्क्वायर का एक बार और अवकलन करोगे तो 6x। मतलब एक मस्त वाली बात बताऊं, हर अगले पद में तुमको उसके पिछले वाले पद के पहले हिस्से का अवकलन करते जाना है और दूसरे हिस्से का समाकलन करते जाना है। समझ में आया, और प्लस माइनस चलन देना, हो गया काम। तो 6x होगा, और ये क्या बेटा v3 किसको बोलेंगे, v2 का समाकलन, v2 कौन है बाबू देख लो, माइनस cos x का समाकलन हो, cos x का sin x होता है ना, ये माइनस जैसा है वैसे ही रहेगा, तो माइनस sin x होगा, ठीक है ना। एक गाड़ी और बढ़ेगी, एक कदम और बढ़ेगा ये, फिर अगले कदम, अच्छा प्लस माइनस, फिर क्या करना है, अब कौन आएगा बताओ, अब u ट्रिपल डैश, समझ में आ रहा है, हाँ, इसका एक बार और अवकलन करोगे तो कितना आएगा 6, और इसका फिर से एक बार समाकलन करोगे तो sin x का समाकलन माइनस cos x, यहाँ माइनस है पहले से, प्लस हो जाएगा क्या,
आगे और बढ़ेगी गाड़ी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब 6 का अवकलन 0 हो जाएगा, पूरा खेल समाप्त हो जाएगा। तो आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस 6x साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स। देखो आपका आंसर आ गया। कहाँ हम लोग अगर वो वाले मेथड से बनाते, ये वाले फॉर्मूले से, तो बहुत सारी लाइनें लग जाती है हमको। समझ में आ रहा है ना? ये फॉर्मूला समझ में आया? अच्छा लगा? देखो गणित सरल है कि कठिन है? सरल है ना? क्या कठिन है बताओ ना, मैं आपको सरल ना आपको कठिन लगना नहीं चाहिए, बहुत सरल है। आज मैं वाइवा लेने आया था तो मैं सोचा कि बच्चों का एक लेक्चर ले लिया जाए, तो मुझे उम्मीद थी कि सेकंड और फाइनल ईयर वाले सारे बच्चे बैठते तो और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ मैडम बताइए कि प्रैक्टिकल है, आपको मज़ा आया ना, सीखने को मिला? असल में ना यही होता है कि हम लोग ना, मतलब जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, जैसे भी मैं वाइवा में कुछ लोगों से पूछा, लघुत्तम समापवर्त्य जिसको हम कक्षा 6वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम ये इतनी इतनी बारीकी और इतनी बेसिक चीज़ें कि हम लोग गणित के कोई भी इक्वेशन की कोई भी सवाल को सॉल्व करते हैं तो जहाँ तहाँ ये हमारे सामने आ ही जाता है। हमें भिन्न वाली संख्याओं का लघुत्तम निकाल करके उनको हल करना ही पड़ता है। तो उस समय हमसे एलसीएम निकल जाता है, हाँ इसका एलसीएम ये आएगा, लेकिन वो एलसीएम होता क्या है ये हमको नहीं पता रहता। ठीक है ना? तो मैं आपको बस यही बताने वाला था कि मैथ्स कठिन नहीं है, वो बहुत सरल है, बस उसको आप स्वीकारिए, उसको आप अच्छे से पढ़िए, उसमें अपनी इंटरेस्ट दिखाइए, तो आपको बहुत सरल लगेगा। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये हमारे चैनल पर अपलोड भी होगा। हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिस पर आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। ये तो मैंने आपको भी 1 घंटे में कितना ही बता सकता था, तो 2-4 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, 2-4 ट्रिक्स बताए। ऐसे ही ढेरों ट्रिक्स, ढेरों कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, बहुत सारे ट्रिकी एग्जाम्पल, शॉर्टकट ट्रिक्स, बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट, डेफिनेशन के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो CGPSC हो, व्यापम के एग्जाम्स हो, वो सारे के सारे कंटेंट्स आपको चैनल पर जरूर मिल जाएंगे। और BSc के भी वीडियोस मिल जाएंगे। मैथ्स के जो हमारे कॉलेज और स्कूल के जो कोर्सेज होते हैं उनमें जो मैथ्स का सिलेबस होता है उसके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे चैनल को, मैं आपको नाम बता देता हूँ। और ये वीडियो भी अगर आप फिर से अगर देखना चाहें कि सर क्या क्या समझाया, कई बार होता है ना हम लोग पढ़ते हैं फिर घर जा करके थोड़ा सा भूल जाते हैं, फिर हमें याद करने की कोशिश करने लगते हैं कि सर ने इसको किस तरीके से बताया था। तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला वीडियो भी अपलोड होगा। ये हमारे चैनल का नाम है मुकेश KGH मतलब खैरागढ़ से हैं हम, तो ठीक है ना? तो इस पर आप देख सकते हैं, इसमें जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स के लिए जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, कंपटीशन मैथ्स नाम से है, आप उसको देखेंगे, उसमें सारे वीडियोस आपको बहुत अधिक मात्रा में मिल जाएंगे। कभी भी मैथ्स से संबंधित कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ भी सुझाव देना हो, तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है। कभी भी किसी को कुछ पूछना हो, बताना हो, डाउट हो कि सर ये वाला टॉपिक हमको थोड़ा सा कठिन लगता है, आप इस पर वीडियो बना दीजिए, समझा दीजिए, तो हम इस पर बना देंगे, आपको सेंड भी कर देंगे। ठीक है ना? और किसी को अगर कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं मैथ्स के बारे में, इस पे जो भी आपको कुछ पूछना हो तो हम आपको बता देंगे। हमारा एक उद्देश्य है कि ना, जो बच्चों के मन में जो गणित के नाम से जो डर बैठा हुआ है, या गणित जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को जो नीरस मान बैठे हैं कि सर ये बोरिंग सब्जेक्ट है, या इसको पढ़ने से हमारे हृदय की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, या मन एकदम विचलित हो जाता है, बल्कि वास्तव में आपको बताऊं, एक महान दार्शनिक ने क्या कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का मन अत्यंत भटक रहा हो, उसके विचार अगर स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, उसका मन अगर एक जगह एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा है, तो उस व्यक्ति को गणित पढ़ना चाहिए। क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके इधर उधर भटकते हुए दिमाग और मन को एक जगह स्थित करने की शक्ति रखता है, और किसी विषय में उतनी शक्ति नहीं है। इसलिए गणित को सारे विषयों की, सारे
अन्य सब्जेक्ट्स की रानी या क्वीन कहा गया है। आपको पता है ना, वेदों में क्या लिखा हुआ एक श्लोक है, जिस तरह नाग में मणि सुशोभित होती है, नाग की सुंदरता कौन बढ़ाती है? मणि। मयूर अर्थात मोर की सुंदरता बढ़ाती है शिखा। उसी तरह वेदों वेदांगों में जो समस्त जो विषय हैं, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, ठीक है, उन सभी में गणित का स्थान सर्वोच्च है। गणित उन सभी को अलंकृत करता है, अर्थात उनकी सुंदरता बढ़ाता है। जैसे व्यक्ति की सुंदरता होती है अच्छे अच्छे कपड़ों से, श्रृंगार से, मेकअप से, वैसे ही बाकी सारे जो दुनिया के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको कौन सुंदर बनाता है? वो किससे सुशोभित हैं? वो गणित से सुशोभित हैं। तो गणित का महत्व आप देखो ना, दूसरे सब्जेक्ट जो पढ़ते हो तो उसमें गणित है कि नहीं, आप बता दो। गणित केमिस्ट्री में है, गणित फिजिक्स में है, कंप्यूटर साइंस में गणित है, सब में गणित है। गणित जहां तहां प्रकट होता मिलेगा, जहां तहां आप जहां बैठे हो वो भी गणित के इस्तेमाल से बना है। हर एक टेबल, हर एक कुर्सी, हर ये बोर्ड भी बिना गणित के नहीं बनाया गया है। इसकी नाप जोख हुई है, ये कमरा, ये बिल्डिंग, पहले नाप जोख होती है, प्रॉपर उसको नापा जाता है, कहाँ कितना मटेरियल लगेगा, किसकी कितनी नाप जोख, कितना बाई कितने का ये टेबल बनेगा, अलमारी कैसे बनेगी, हर जगह गणित है। बिजनेस में गणित है, बैंकिंग में गणित है, सब जगह तो गणित है, मैनेजमेंट में गणित है, ठीक है ना। तो गणित से आप एकदम ज़्यादा जब लगाव रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जानने की जब अभिलाषा रखोगे, तो आपको गणित बहुत पसंद आएगा। और कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे के लिए जरूर आप अच्छा सोचें, बीएससी आप बैचलर ऑफ साइंस, मतलब आप समझ रहे हैं, विज्ञान विषय में जिसकी एक शाखा गणित है, आप उसमें स्नातक होने जा रहे हैं, अर्थात इसमें आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए। मगर दुर्भाग्य ये है कि हम बीएससी पास हो जाते हैं, कौन पास नहीं होता, सब पास होते हैं, लेकिन आपको पता है हम कैसे पास होते हैं? जब अभी वो समय आ गया है, अभी फरवरी आ गया है, इसका अर्थ ये है कि अब हम मोटी मोटी किताबों को साइड रखने लगते हैं और सहारा लेते हैं वो पतली पतली परीक्षा बदर परीक्षा सार का और पिछले 5 साल के अनसॉल्व का, और उसके बाद दुनिया भर का ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र एक साथ लगा देते हैं कि हाँ ये प्रश्न 2016 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया तो 24 में आएगा, इसी को पढ़ के अपन जाएगा, परीक्षा में पूरे मार्क्स लाएगा। बच्चों की यही सोच हो जाती है, आप लोग की भी यही सोच होगी, है ना, होता है ना ऐसा? हाँ, ये 20 प्रश्न हम चुन लिए, अक्कड़ पकड़ धूम धड़ाका पूरा उसमें मंत्र फूक देते हैं और वो 20 में से 10 फंस जाता है, अगर वो नहीं फंसता तो हम फंस जाते हैं। तो थोड़ा बहुत रिस्क लेके सब लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे क्वेश्चन बना के आते हैं और परीक्षा में पास होके आते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो आप परीक्षा में पास होने के उद्देश्य से न पढ़ें, नॉलेज के उद्देश्य से पढ़ें। अब आप लोग ये भी बोलते होंगे सर कि हम पढ़ते तो हैं मगर हमसे याद नहीं होता, सवाल बनता नहीं है, थ्योरी के पेपर्स याद नहीं होते हैं। पढ़ने जब बैठते हैं तो दुनिया भर की बातें उस समय माइंड में आती हैं। जब हम महफिल में होते हैं, जश्न या मेले में होते हैं, कहीं धूम पार्टी चल रही होती है या दोस्त यारों के साथ खेलते होते हैं, उस समय हमें कोई बात याद नहीं आती है। उस समय हमें ये याद नहीं आता कि वो मेरे को ऐसा बोला या मैं उसको ऐसा बोला या इसके साथ ये हो गया, ये हो गया, याद आता है क्या? उस समय हम मजे में मशगूल होते हैं, एकदम धूम में मजे कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है? अब पढ़ने बैठे ना, उसको ऐसा नहीं कहना था, या मुझे उससे ऐसा नहीं कहना था, या अब ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, होता है ऐसा। मतलब हमारा ध्यान बहुत भटकता है, 4-5 घंटे बीत जाते हैं और हम देखते हैं अरे बाप रे, मैं तो 3 ही पेज बस पढ़ पाया हूँ, मैं तो यहाँ से शुरू किया तो हुआ क्या है, अरे ओ बाबा। और उस बीच पता नहीं कितने बार हम मोबाइल ऑन करके देख लेते हैं, न मैसेज का ट्यून बजता है ना कुछ, फिर हम उठा के देखते हैं क्या है, हाँ चलो रख दो। होता है ऐसा कभी? मोबाइल को बिना कारण ही आप हाथ लगाते हो, 2 मिनट के लिए हाथ लगाते हो, टाइम देखने के लिए फोन उठाते हो, टाइम न देख करके दूसरा इधर उधर का ऐप खोल देखते हो और फिर समय निकाल देते हो। होता है ऐसा? स्ट्रेस लेते हो? स्ट्रेस होता है कभी कभार पढ़ाई का? बच्चों लोग जो है ना वो स्ट्रेस बहुत लेते हैं पढ़ाई का। कम समय में ज्यादा कैसे याद कर पाए अपने कंटेंट्स को, परीक्षा टाइम में आंसर शीट में कैसे लिखा जाए, इस बारे में भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जरूर देखिएगा कि बच्चों को आंसर शीट में कैसे आंसर्स लिखने चाहिए ताकि उनके मार्क्स उनको मैक्सिमम होकर मिले।
पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, एग्ज़ाम हॉल में निकलने के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें भी बहुत बड़ी बात छिपी होती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप चाहे साल भर कितना ही पढ़ लें, अगर आप वो 3 घंटे अपने आप को अच्छे से मजबूत तरीके से बना पाए तो आपके पेपर अच्छे जाएंगे। कई बार होता है ना, कोई बच्चा साल भर एकदम अच्छे से पढ़ रहा है, लेकिन वो 3 घंटे में अपने आप को संभाल नहीं पाया, वो उन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा समय गंवा दिए जो उससे बन नहीं रहे थे, तो इसके चलते उससे वो क्वेश्चन छूट गए। कभी होता है ना ऐसा? तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये सब भी इन पर भी वीडियोस बनाए गए हैं, बनाए जाते हैं, आप देखें जरूर। एक अलग चैनल है, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे नाम पे है, इस चैनल का नाम मुकेश वाधवानी, ये हमारा नाम है और इस पे चैनल है। इस पे ना केवल बच्चों के लिए, मतलब मैं व्यापक तौर पर मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करता हूँ, आप सर्च करके देख सकते हैं। आप सभी का इसमें बहुत सारा हेल्प मिलेगा आपको, और आप सभी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे। इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, और आप चाहे तो इस पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल हेल्प मिलती रहेगी। मैं वीडियोस अक्सर अपलोड करते ही रहता हूँ, मतलब हर 2-3 दिन में वीडियो आते ही रहेंगे, नए नए टॉपिक पे, नए नए कंसेप्ट के साथ। ये सब जितने वीडियोस अभी मैं आपको बताया था ना, ट्रिक्स वाले, इसमें से बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में स्मार्ट मैथ्स वीडियो करके एक अलग से प्लेलिस्ट बनी, आप उसको देखिएगा, ठीक है ना। एक और चैनल है, बताऊं क्या? देखो, ये 2 चैनल तो हैं जो, जिसमें से एक स्टडी वाला चैनल हो गया और एक मोटिवेशनल। बहुत जबरदस्त इसमें वीडियो अपलोड हुए, क्योंकि इसके लिए मेरे को खासी मेहनत करनी पड़ती है। अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, कई बार होता है आप गुस्सा करना नहीं चाहते, लेकिन गुस्सा आ जाता है, फिर बाद में अफसोस होता है। कई बार ऐसे होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ का बहुत टेंशन लेने लगते हैं। घर से कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो कई बार आपके मन में ये ख्याल आता है कि मैं लॉक ठीक से किया हूँ कि नहीं किया हूँ, लॉक ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, बिजली के सारे बटन बंद है कि नहीं बंद है, गैस को ठीक से बंद किया हूँ कि नहीं किया, तो हूँ नहीं किया हूँ, कई बार चेक कर लूँ क्या होता है। कभी कभी हम अपने इमोशंस से ऐसे घिरे हुए हैं, ऐसे बंधे हुए हैं, अनावश्यक हम अपना समय बहुत सारा व्यर्थ सोचने में गंवा देते हैं, जबकि हम उस समय का बहुत अच्छे से सदुपयोग कर सकते हैं और कुछ अच्छा रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। तो कैसे अपने भावों को, कैसे अपने इमोशंस को प्रबंधित किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, इन सब का भी तरीका इसमें बताया गया, आप जरूर देखें, ठीक है ना। और एक जो चैनल है, बस उसको मैं बता करके अपनी वाणी को मैं शांत करता हूँ। एक चैनल है, उसको आप जरूर देखिएगा, क्या लिखा है, तो आप समझ गए होंगे कि ये चैनल कौन सा है। इसमें इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करके हम वीडियो अपलोड करते हैं, आप जरूर देखिएगा इसको, और सब्सक्राइब आप तीनों चैनल को कीजिएगा, ठीक है।